नमस्ते दोस्तों और स्वागत है एम्पावर पीपल के अप्रैल के मंथली राउंड अप में। जी, आज हम आपके साथ साझा करेंगे अप्रैल 2026 के हमारे न्यूज़लेटर के वो प्रयास जो जमीन पर बदलाव की एक नई तस्वीर बना रहे हैं। सही कहा, ये सिर्फ कामों की सूची नहीं है, ये उन महिलाओं के प्रयास हैं, उनकी हिम्मत है और वो छोटे छोटे कदम हैं जो मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं। बिल्कुल। और जब हम इन प्रयासों को अखबारों में आई ब्राइट ट्रैफिकिंग जैसी खबरों के साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि जिन समस्याओं के बारे में हम पढ़ते हैं उन्हीं चुनौतियों के बीच कोई न कोई खड़ा है उन्हें बदलने की कोशिश में। हमारा न्यूज़लेटर हमें उम्मीद की एक किरण दिखाता है। और न्यूज़ हमें याद दिलाती है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो आइए इन प्रयासों को महसूस करते हैं और उन खबरों को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये प्रयास हमारी रोजमर्रा की सच्चाइयों से जुड़ते हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। हम हमेशा इस धारणा के साथ जीते हैं कि समाज में महिलाओं को अजनबियों से खतरा है ना? हाँ, बचपन से यही सिखाया जाता है कि बाहर जाओ तो सावधान रहना। बिल्कुल, अनजान लोगों से बात मत करना। लेकिन अगर हम अप्रैल की ये न्यूज़ रिपोर्ट्स देखें तो एक बहुत ही डरावनी और अलग सच्चाई सामने आती है। यहाँ खतरा किसी अंधेरी गली में नहीं है, बल्कि घर के आंगन में ही है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। यूपी के बांदा की घटना इस खौफनाक पैटर्न को साफ तौर पर दिखाती है। हाँ, जहाँ एक माँ और भाई ने मिलकर अपनी ही शादीशुदा बेटी को हरियाणा में 1,38,000 रुपए में बेच दिया। जरा सोचिए, एक परिवार जिसका काम सुरक्षा देना है वही सौदेबाजी कर रहा है। ये एक ऐसा धोखा है जिसे समझना मानवीय नजरिए से बहुत मुश्किल है। देखिए, देवरिया में भी तो ठीक यही हुआ। जहाँ सगी मामी ने धोखा दिया। बिल्कुल, एक महिला को उसकी सगी मामी ने शादी का झांसा दिया और संभल ले जाकर बेच दिया, करीब 1.5 लाख रुपए में। अरे बाप रे! और सिर्फ उसे ही नहीं, उसके साथ 4 और महिलाओं को भी हरियाणा और पश्चिमी यूपी के अलग-अलग इलाकों में धकेल दिया गया। रिश्तेदार यहाँ एक तरह से रिक्रूटिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। ये तो रक्षक ही भक्षक बन गए। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी की घटना तो और भी ज्यादा हिंसक है। जी, वो देवर वाली घटना। हाँ, एक महिला के देवर ने उसकी बेटी को बेचने की साजिश रची और जब उस महिला और उसकी माँ ने इसका कड़ा विरोध किया तो उस देवर ने उन दोनों की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि महिला की नाक की हड्डी तक टूट गई। बिल्कुल, ये स्थिति पूरी तरह से किसी घर के सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर से ही हैक हो जाने जैसी है। हम बाहर के खतरों के लिए ताले लगाते हैं, पर जब घर का ही कोई सदस्य उस ताले की चाबी किसी तस्कर को दे दे तो बचने का क्या रास्ता बचता है? कोई रास्ता नहीं बचता। और यहाँ जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है वो ये कि देखिए, ये कोई छिटपुट या अलग थलग घटनाएं नहीं हैं कि अचानक किसी मजबूरी में हो गई। बिल्कुल नहीं। अगर हम इन सभी घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो इनके पीछे एक बेहद शातिर, व्यवस्थित और संगठित व्यापार काम कर रहा है। एक पूरी की पूरी सप्लाई चेन है। जैसे वो जबलपुर वाला मामला। जी, मध्य प्रदेश के जबलपुर का मामला इस तंत्र की गहराई को समझने के लिए काफी है। वहां एक पूर्व सरपंच इस पूरे गैंग को चला रहा था। 1 मिनट, पूर्व सरपंच एक चुनावा प्रतिनिधि? जी हाँ, जरा सोचिए, जिसका काम गांव की भलाई करना है, वो 16 साल की एक नाबालिग लड़की को पहले 1 लाख में खरीदता है और फिर उसे 2 लाख में आगे बेच देता है। इसका तो ये हुआ कि इस धंधे में स्थानीय राजनीतिक रसूख और पावर का भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, तभी ये सब बिना किसी डर के चल पा रहा है। यही तो इस पूरे नेटवर्क की रीढ़ है। इस गैंग में सिर्फ अपराधी नहीं थे, इसमें बिचौलिए थे, कुछ भ्रष्ट पंडित शामिल थे जो झूठी शादियां करवाते थे, और एजेंट थे। एजेंट, उनका क्या रोल था? उन्हें हर लड़की के सौदे पर 10-10 हजार रुपए का कमीशन मिलता था। इंसान को पूरी तरह से एक कमोडिटी या मुनाफे का जरिया मान लिया गया है। भागलपुर वाली घटना भी इसी का एक उदाहरण है। वो जहां लड़की को दिल्ली से भोपाल ले जाकर बेचा गया। हाँ, एक नाबालिग को दिल्ली ले जाया गया और फिर वहां से भोपाल ले जाकर 2.5 लाख रुपए में उसका सौदा कर दिया गया। और इस मामले में मुझे जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये थी कि कैसे इन अपराधों को एक कानूनी लिबास पहनाया जाता है। मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा कि भागलपुर वाले मामले में सिस्टम को चकमा देने के लिए उस नाबालिग लड़की का फर्जी आधार कार्ड बनाया गया। जी, ये बहुत आम तरीका हो गया है। उसकी उम्र 17 से बढ़ाकर दस्तावेजों में 21 साल कर दी गई और फिर आर्य समाज के एक पंडित के जरिए उसकी शादी संपन्न करवाई गई। देखिए, इस लीगल कैमोफ्लाज या कानूनी छलावे के पीछे एक बहुत गहरी प्रशासनिक चाल है। जब एक बार कागजों पर उम्र 21 साल हो जाती है और शादी का सर्टिफिकेट मिल जाता है,
बिल्कुल। तो पुलिस के लिए ये मामला मांग तस्करी का नहीं रहता, ये तो दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से हुई शादी का मामला बन जाता है। इस तरह एक भयानक अपराध को कानून की नजरों में पूरी तरह से वैध बना दिया जाता है। ये तो मतलब व्यवस्था की हर खामी का फायदा उठाने जैसा है। हाँ, रोहतास में भी विक्रमगंज के मैरिज हॉल में पुलिस ने जो 24 लोग पकड़े, वो भी एक नाबालिग की झूठी शादी का नाटक ही रच रहे थे। ताकि खरीद फरोख्त को शादी का नाम दिया जा सके। और पता है, ये नेटवर्क सिर्फ राज्यों की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। देवरिया वाली एक और खबर में आरपीएफ ने 2 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया, जिन्हें म्यांमार से लाया गया था। जी, उन्हें बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसाया गया था। हाँ, और फिर कश्मीर ले जाया जा रहा था। मतलब म्यांमार से कश्मीर तक का ये सफर दिखाता है कि ये तंत्र कितनी आसानी से अंतर्राष्ट्रीय और राज्य की सीमाओं को पार कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच अगर हम दिल्ली के कमला मार्केट की उस घटना पर नजर डालें, तो सिस्टम के काम करने का एक दूसरा पहलू भी सामने आता है। वो दरभंगा वाली लड़की का मामला। हाँ, बिहार के दरभंगा की एक 17 साल की लड़की, जिससे उसका परिचित बेचने ही वाला था, एक पार्किंग में डरी सहमी खड़ी थी। लेकिन जब उसने महिला पुलिस अधिकारी एसआई किरण सेठी को देखा, तो उसने हिम्मत जुटाई और इशारा किया, और बिकने से ठीक पहले बचा ली गई। जी, सही समय पर संवाद और पेट्रोलिंग टीम की सतर्कता ने उसे बचा लिया। ये बचाव बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक समाज के रूप में जब हम ऐसी खबरें देखते हैं, तो मुझे हमेशा एक सवाल परेशान करता है। कमला मार्केट में तो पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, लेकिन उन लड़कियों का क्या जो देवरिया या बांदा से चुपचाप किसी बंद गाड़ी में ले जाई जाती हैं? ये एक बहुत गंभीर सवाल है। देवरिया वाली खबर में तो पीड़िता ने साफ आरोप लगाया है कि पुलिस ने शुरुआत में उसका मामला तक दर्ज करने से मना कर दिया था। मतलब जब सिस्टम ही बहरा हो और रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो एक अकेली भाषा और संसाधन से कटी हुई लड़की के पास क्या विकल्प बचता है? देखिए, यही वो बिंदु है जहां से एक बड़ा बदलाव शुरू होता है। जब व्यवस्था आपकी आवाज नहीं सुनती, तो आवाज को इतना मजबूत करना पड़ता है कि व्यवस्था को उसे सुनना ही पड़े। तो यहाँ पर जमीनी काम की बात आती है। बिल्कुल। एम्पावर पीपल के न्यूज़लेटर में सखी मंडल का जो काम है, वो इसी शून्य को भरने की कोशिश है। जब सखी मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल हरियाणा पुलिस की एसपी महिला सुरक्षा नुपुर बिश्नोई से मिलने गया, तो उनका तरीका पारंपरिक नहीं था। मुझे यहीं पर थोड़ा संदेह होता है। मतलब अक्सर जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग बड़े अधिकारियों के पास अपनी शिकायतें लेकर जाते हैं, पर क्या किसी एसपी को कागज का एक पुलिंदा थमा देना कोई जादुई छड़ी है? आपकी बात सही है। जमीनी स्तर के एक भ्रष्ट या लापरवाह थाने में इससे क्या ही बदलाव आ जाएगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर ये सिर्फ एक शिकायत पत्र होता, तो शायद इसका कोई खास असर न होता। लेकिन सखी मंडल ने जो सौंपा, वो एक शिकायत नहीं थी। तो वो क्या था? वो एक पूरा ड्राफ्ट एसओपी था, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसे ऐसे समझिए, जब असम या बिहार की कोई लड़की हरियाणा के किसी सुदूर गांव में बेची जाती है, तो सबसे बड़ी दीवार होती है भाषा और संस्कृति की। हाँ, वो वहाँ की भाषा कैसे समझेगी? बिल्कुल। अगर वो किसी तरह भागकर थाने पहुंच भी जाए, तो वहां बैठा कांस्टेबल उसकी बात नहीं समझ पाता। कांस्टेबल को लगता है कि ये कोई पारिवारिक झगड़ा है, और वो लड़की को वापस उसी घर में भेज देता है जहां से वो भागकर आई थी। अच्छा, तो क्या ये एसओपी उस थानेदार को ये पहचानने में मदद करता है कि मामला घरेलू विवाद का है या ब्राइड ट्रैफिकिंग का? बिल्कुल सटीक। ये एसओपी वास्तव में एक संस्थागत अनुवादक की तरह काम करता है। संस्थागत अनुवादक मतलब ये पुलिस को स्टेप बाय स्टेप निर्देश देता है कि जब कोई दूसरे राज्य की महिला मदद मांगने आए, तो किन संकेतों या रेड फ्लैग्स को देखना है, कैसे एक अनुवादक की व्यवस्था करनी है और कैसे उसे तुरंत सुरक्षा देनी है। ओह, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। हाँ, और एसपी का इस एसओपी ड्राफ्ट पर सकारात्मक रुख दिखाना ये बताता है कि पहली बार जो महिलाएं इस पूरी प्रक्रिया को भुगत चुकी हैं, उनके अनुभवों को आधिकारिक दिशा निर्देशों में शामिल किया जा रहा है। अब ये बात समझ में आती है। अगर ऊपर से ये नियम बन जाए कि ऐसे मामलों को डील करने का एक तय तरीका है, तो नीचे के स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश कम हो जाती है। बिल्कुल, और इसे सिर्फ पुलिस तक सीमित नहीं रखा गया है। हाँ, मैंने न्यूज़लेटर में पढ़ा था कि जींद में महिला समूह बैठक आयोजित की गई, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वहाँ महिलाओं को कोई पारंपरिक काम नहीं सिखाया जा रहा था। जी, वहाँ उन्हें कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जा रही थी, मतलब बातचीत करने का तरीका। देखिए, ये संचार कौशल कोई कॉर्पोरेट स्किल नहीं है। इन महिलाओं के लिए ये एक जीवन रेखा है।
जो समाज महिलाओं को बचपन से ही नीची नजर करके चलना और चुप रहना सिखाता है, वहाँ एक पुलिस वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करना एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, जब वे फोन पर बात करना, थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराना और बिना डरे अपनी बात रखना सीखती हैं, तो वे असल में सत्ता की भाषा बोलना सीख रही होती हैं। लेकिन यार, इसके बाद भी एक बहुत बड़ा पेंच बाकी रह जाता है। मान लीजिए किसी महिला ने अपनी बात रख दी, पुलिस ने एक्शन भी ले लिया और उसे आजाद भी करा लिया, उसके बाद क्या? असली चुनौती तो वहीं से शुरू होती है। जो माँ अपनी बेटी को चंद पैसों के लिए बेच रही है, उसकी बुनियादी वजह तो भयानक गरीबी और लाचारी है। अगर वो महिला आजाद होकर वापस उसी गरीबी में जाती है, तो क्या उसे दोबारा बेचे जाने का खतरा नहीं है? ये सबसे कड़वी सच्चाई है। देखिए, आर्थिक निर्भरता के बिना हर आजादी अधूरी है। इसी वजह से बचाव या रेस्क्यू सिर्फ पहला कदम होता है। सही कहा। असली समाधान उस आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बदलने में है जिसके कारण ये सब शुरू हुआ। न्यूज़लेटर में असम के नारी नुसरत ग्रुप की कहानी इस दिशा में एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, जहाँ 7 महिलाओं ने मिलकर एक लड़की को दोबारा शिक्षा से जोड़ा था। बिल्कुल, वो लड़की अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसका परिवार तैयार नहीं था। ऐसे में उन 7 महिलाओं ने जाकर परिवार की काउंसलिंग की और आखिरकार उस लड़की का दाखिला बिलासीपारा गर्ल्स स्कूल की 10वीं कक्षा में करवा दिया। जी, और ये कोई सामान्य एडमिशन नहीं है। जब एक लड़की स्कूल वापस जाती है तो वो न सिर्फ शिक्षा प्राप्त करती है, बल्कि बाल विवाह और मानव तस्करी के जाल से भी बाहर निकल आती है। और जो महिलाएं पहले से इस जाल में फंस चुकी हैं, उनके लिए भी तो जमीन पर काम हो रहा है। असम के झावापारा की मुड़ी के लड्डू बनाने वाली पहल। हाँ, वो तो एक बहुत ही शानदार मॉडल है। उन्होंने सिर्फ 100 या 200 रुपए के छोटे से निवेश से शुरुआत की थी और आज उनकी वर्किंग कैपिटल 3000 रुपए तक पहुंच गई है। वो रोजाना 100 पैकेट लड्डू 7 अलग-अलग दुकानों पर सप्लाई कर रही हैं। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है। बिल्कुल। इसके अलावा कठलडीन में महिलाएं एलईडी बल्ब बनाने की पहल कर रही हैं। देखने में ये 100-200 रुपए का निवेश लगता है, लेकिन असल में ये मानव तस्करी के खिलाफ एक बहुत बड़ी आर्थिक ढाल है। और इस आर्थिक ढाल का असर सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहता। देखिए, जब एक महिला खुद पैसे कमाकर घर लाती है तो उस घर में उसके फैसले लेने की ताकत बढ़ जाती है। हाँ, उसकी आवाज को आसानी से दबाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, समाज उसे एक बोझ या मुनाफे की वस्तु समझना बंद कर देता है। यहीं पे मुझे एक और बात बहुत गहरी लगी। न्यूज़लेटर पढ़ते हुए एक शब्द बार बार सामने आया, पारो। मैंने अक्सर हरियाणा और आसपास के इलाकों में मोलकी या पारो शब्द सुना है, लेकिन ये तो मतलब एक बहुत ही अपमानजनक शब्द माना जाता है ना? जी बिल्कुल। इसका मतलब होता है वो औरत जिसे खरीद कर लाया गया हो। तो एम्पावर पीपल इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? देखिए, यह एक बहुत ही सोची समझी वैचारिक रणनीति है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि हाशिए पर धकेल दिए गए समूहों ने उन शब्दों को अपनाया है जो मूल रूप से उन्हें अपमानित करने के लिए बने थे। अच्छा, तो वो उस शब्द की ताकत छीन रहे हैं। बिल्कुल, एम्पावर पीपल ठीक यही कर रहा है। वे पारो शब्द के अर्थ को पूरी तरह से पलट रहे हैं। अब पारो का मतलब एक बेबस खरीदी ही वस्तु नहीं है। तो अब इसका क्या मतलब है? अब पारो लचीलेपन, संघर्ष और अपनी शर्तों पर खड़ी होने वाली एक सशक्त महिला का प्रतीक बन गया है। वे इस कलंक को एक मेडल की तरह पहन रही हैं। वाह, ये तो पूरी तरह से अपनी कहानी पर अपना हक वापस लेने जैसा है। मतलब एक बार जब आप अपने नाम से जुड़ा कलंक ही खत्म कर देते हैं, तो समाज आपको उस नाम से डरा नहीं सकता। एकदम सही, और यही वैचारिक आजादी जमीन पर सांस्कृतिक रूप से भी नजर आ रही है। न्यूज़लेटर में असम के झावपारा में महिलाओं द्वारा बोहाग बिहू मनाने का जिक्र है। हाँ, वो त्योहार वाली बात। जो महिलाएं सुबह से रात तक अपने अस्तित्व को बचाने में लगी रहती हैं, उनके लिए अपना कोई त्योहार मनाना, एक साथ इकट्ठा होना, नाचना गाना, ये महज कोई जश्न नहीं है। ये समाज के सामने अपने जिंदा होने की घोषणा है। और ऐसी ही एक घोषणा पानीपत और करनाल में भी देखने को मिली, जहां अंबेडकर जयंती के मौके पर सखी मंडल की महिलाओं ने एक साथ खड़े होकर समानता और गरिमा की शपथ ली। जी, बाबा साहेब अंबेडकर ने जिस सामाजिक न्याय की नींव रखी थी, ये महिलाएं आज उसी को जी रही हैं। वे एक दूसरे के लिए ढाल बनने की कस्में खा रही हैं। और अगर इससे भी आगे जाकर देखें तो न्यूज़लेटर का अंतिम हिस्सा इस पूरे सफर को एक बहुत ही तार्किक मुकाम तक पहुंचाता है। राजबाला, चंदा लाठर और उर्मिला जैसी सखी मंडल की नेताओं के लेख अवधनामा और सियासी तकदीर जैसे गंभीर अखबारों में छप रहे हैं। ये हिस्सा तो सच में कमाल का था। मतलब अगर हम शुरुआत की बात करें तो हम इन्हीं अखबारों के पन्नों पर उन बेबस महिलाओं की खबरें पढ़ रहे थे
जिन्हें बेच दिया गया था। जी, वो सिर्फ पुलिस की फाइलों का एक केस नंबर थी। या अखबार की एक सनसनीखेज सुर्खी। और आज वे खुद अपनी कहानियां लिख रही हैं। वे समाज और व्यवस्था की कमियों पर अपनी बेबाक राय रख रही हैं। ये ऐसा है जैसे उन्होंने अपना इतिहास खुद लिखने के लिए कलम वापस छीन ली हो। बिल्कुल। तो दोस्तों, अप्रैल 2026 के इन प्रयासों को सुनने के बाद एक बात साफ है। जी, बदलाव कहीं दूर नहीं है, वो यही है, हमारे आसपास छोटे छोटे प्रयासों में और मिलकर किए गए काम में। न्यूज़ हमें सच्चाई दिखाती है। और हमारे ये प्रयास हमें उम्मीद देते हैं कि उस सच्चाई को बदला जा सकता है। अगर आप भी इस बदलाव की इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एम्पावर पीपल से जुड़िए। कदम से कदम मिला सकते हैं। क्योंकि हर छोटी कोशिश मायने रखती है। और हर आवाज बदलाव की शुरुआत बन सकती है। जी हाँ, आप सभी का धन्यवाद और याद रखिए, बदलाव की शुरुआत आपसे ही होती है। जाने से पहले बस एक आखिरी विचार जो हम सबको अपने जहन में रखना चाहिए। जब अखबारों में कमला मार्केट या जबलपुर जैसे रेस्क्यू की खबरें आती हैं तो अक्सर हम राहत की सांस लेते हैं। हमें लगता है कि कहानी का एक सुखद अंत हो गया, लड़की बचा ली गई, अपराधी जेल पहुंच गए। लेकिन हकीकत में रेस्क्यू कोई अंत नहीं है, उभरने के बाद शुरू होती है। ये लड़ाई है उस लड़की के एक आत्मनिर्भर महिला बनने की, जो मुड़ी के लड्डू का व्यापार खड़ा करती है या एसपी के सामने निडर होकर अपने हकों का एसओपी सौंपती है। अगली बार जब ऐसी कोई खबर सामने आए तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि उस रेस्क्यू के बाद की कहानी को सशक्त बनाने में हमारा क्या योगदान है। क्योंकि असली आज़ादी सिर्फ पिंजरा खोलने में नहीं, बल्कि सम्मान के साथ खुले आसमान में उड़ने की ताकत देने में है।